Hello everyone. Today we are going to discuss एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वाइड, यानी स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव कौन से हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 10 में स्पष्ट किया गया है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के निर्माण के लिए ठहराव ऐसा नहीं होना चाहिए जो भारतीय अनुबंध अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित ठहराव व्यर्थ घोषित ठहराव है। यानी हम कह सकते हैं व्यर्थ ठहराव वो ठहराव होते हैं जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, व्यर्थ कहलाते हैं। An agreement not enforceable by law is said to be void. We can say formation of valid contract is equal to agreement is not expressly declared as void. Void agreement under section 2G, an agreement not enforceable by law is said to be void. Therefore, we can say according to section 10, for a valid contract, it is necessary that an agreement must not be of those which have been expressly declared void by law. यानी हम इस कह सकते हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं किया गया हो। नेक्स्ट हम देखते हैं यानी कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की एक कैटेगरी दी हुई है जो स्पष्ट रूप से जिन्हें वाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। नंबर 1, एग्रीमेंट मेड बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज, यानी यदि अनुबंध ठहराव किसी असक्षम पक्षकार या इनकेपेबल पार्टीज के द्वारा किए जाते हैं तो वो अनुबंध वाइड अनुबंध की श्रेणी में आते हैं। जैसे माइनर द्वारा किए गए एग्रीमेंट, जो एक अनसाउंड माइंड पर्सन है उसके द्वारा किए गए कोई भी ठहराव वो वाइड ठहराव होंगे। ए पर्सन हु डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी जिसे राजनियम के द्वारा डिस्क्वालिफाइड या अयोग्य घोषित कर दिया गया है, यदि वह व्यक्ति ठहराव करता है तो वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में कंसीडर होते हैं। सेकेंड वन, एग्रीमेंट बेस्ड ऑन मिस्टेक एज टू फैक्ट, यानी कुछ एक ठहराव ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट मैटर या फैक्ट्स को लेकर गलती पर आधारित होते हैं, तो ऐसे ठहराव भी व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट वन, एग्रीमेंट ऑफ मिस्टेक रिगार्डिंग फॉरेन लॉ, यानी विदेशी ऐसे जब ठहराव करने वाले पक्षकार ठहराव करते समय किसी दूसरे देश के राजनियम संबंधी गलती कर बैठते हैं तो ऐसी गलती को विदेशी राजनियम संबंधी गलती माना जाता है और वो ठहराव भी वाइड कॉन्ट्रैक्ट या वाइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में कंसीडर होते हैं। नेक्स्ट वन, एग्रीमेंट विद अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अंडर सेक्शन 23, यानी हम कह सकते हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत कुछ ऐसे ठहराव हैं यदि उनका कंसिडरेशन तथा ऑब्जेक्ट इलीगल है या अनलॉफुल है तो उन्हें अनुबंध अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से या एक्सप्रेसली वाइड घोषित माना जाता है। क्यों माना जाता है? कारण यह है कि यदि यह राजनियम द्वारा वर्जित ठहराव है अथवा वह इस प्रकार का ठहराव यदि उसे परमिशेबल कर दिया जाए तो राजनियम की जो प्रोविजंस हैं उनको फेलियर या निष्फल कर देता है। यदि कोई फ्रॉड से रिगार्डिंग कोई ऐसा एग्रीमेंट किया हुआ फ्रॉड को लेकर या किसी हैज़ार्ड किसी की बॉडी या किसी संपत्ति को एसेट्स को हैज़ार्ड करना होता है, इस तरीके के ठहराव में यदि कोई
इलीगल नेचर के ठहराव हैं वो वॉइड होंगे, या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई ठहराव किया गया है वो सारे के सारे ठहराव वॉइड या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन को लेकर किए जाते हैं तो वॉइड कैटेगरी की श्रेणी में काउंट होंगे। नेक्स्ट वन, आंशिक अवैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य वाले ठहराव, एग्रीमेंट विद अनलॉफुल कंसिडरेशन ऑन ऑब्जेक्ट इन पार्ट, यानी भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 24 के अनुसार यदि किसी ठहराव का प्रतिफल अथवा उद्देश्य आंशिक रूप से तो वैधानिक है या आंशिक रूप से अवैधानिक है तो ऐसे ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होंगे। लेकिन यदि ठहराव के अवैधानिक तथा वैध प्रतिफल को अलग किया जा सकता हो तो वैध प्रतिफल एवं उद्देश्य का अंश वैध ठहराव होता है तथा अवैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य का अंश अवैध एवं व्यर्थ ठहराव माना जाएगा। इस संबंध में एलिस मैरी बनाम क्लार्क का जो केस है वो बहुत इम्पोर्टेंट केस है। इसमें क्लार्क नाम का व्यक्ति एलिस नाम की एक वैवाहिक स्त्री को 50 रुपये पर मंथ अपने यहाँ 2 कार्यों के लिए अपॉइंट करता है। नंबर 1 डोमेस्टिक वर्क के लिए, इसके सेकंड उसके साथ एंजॉय या व्याभिचारण पूर्ण कृत्य करने के लिए। तो ठहराव का प्रथम उद्देश्य वैध है, लीगल है, जो डोमेस्टिक कार्य के लिए उसको नियुक्त किया गया। ठहराव का दूसरा ऑब्जेक्ट है दैट इज इलीगल। क्योंकि इस स्थिति में जो न्यायालय ने जो निर्णय दिया गया एलिसा द्वारा वाद प्रस्तुत किए जाने पर, चूंकि 50 रुपये जो उसका रेमुनरेशन है उसका पार्टीशन करना कि भाई कौन सा कृत्य डोमेस्टिक के लिए या कौन सा उसका पार्ट है जो व्याभिचार पूर्ण जीवन के लिए किया जा रहा है, अतः ठहराव पूर्णतः व्यर्थ घोषित किया गया। नेक्स्ट वन, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, यानी कुछ ठहराव जो बिना प्रतिफल के होते हैं वो सारे के सारे वॉइड कैटेगरी। सेक्शन 25 में कुछ ऐसे ठहराव हैं जो जिनमें एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन या प्रतिफल के अभाव में व्यर्थ ठहराव घोषित किए जाते हैं, जैसे नेचुरल अफेक्शन या नेचुरल रिलेशंस यानी स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह के कारण किए गए ठहराव जिन्हें हम पूर्व में डिस्कस कर चुके हैं। स्वेच्छा से किए गए कार्य की क्षतिपूर्ति के लिए ठहराव, अवधि टाइम बार्ड बोरोइंग्स के भुगतान के लिए किए गए ठहराव, इसके अलावा निःशुल्क निक्षेप के अनुबंध, एजेंसी के अनुबंध, चैरिटी या गिफ्ट के कॉन्ट्रैक्ट, वो सारे के सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट है, एग्रीमेंट इज रजिस्टर्ड ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 26, यानी कि मानव सभ्यता में विवाह एक मौलिक राइट्स होता है हर व्यक्ति का। कोई भी योग्य व्यक्ति जो मेजर है, जिसने बॉयज़ के लिए जैसे 21 है, गर्ल्स के लिए 18 है, वो मेजर एज है, जिसने अटेन कर लिए वो अपना वैवाहिक जीवन जी सकता है। उसे विवाह को एक पवित्र बंधन मानते हुए उसे यह मौलिक अधिकार दिया गया है कि वो विवाह कर सकता है। धारा अंडर सेक्शन 26 प्रत्येक ऐसा ठहराव जो वयस्क के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति के विवाह में रुकावट डालने वाला हो व्यर्थ होता है। आप माइनर कोई पर्सन है उसके विवाह में आप रोक लगा सकते हो, अड़चन कर सकते हो, लेकिन एक मेजर व्यक्ति के बीच यदि आप उसके विवाह में रुकावट डालते हैं तो उस स्थिति में वो एक ठहराव वॉइड ठहराव होगा। फॉर एग्जाम्पल, राज जैसे कहता है कि यदि तुम कुसुम से विवाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 11,000 रुपये भुगतान करूँगा। राज एवं जय के बीच किया गया यह ठहराव वॉइड एग्रीमेंट होगा। थर्ड वन, एग्रीमेंट इन रिस्टेंट
ऑफ ट्रेड, व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव। जिस तरीके से भारतीय संविधान के द्वारा विवाह करने के उस किसी भी पर्सन का विवाह करने का मौलिक अधिकार है, उसी तरीके से भारतीय संविधान के द्वारा व्यक्ति को व्यापार करने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, और उसका वह मौलिक अधिकार भी है। अतः अंडर सेक्शन 27 प्रत्येक ऐसा ठहराव जिसके द्वारा कोई वैध व्यवसाय, पेशा अथवा किसी प्रकार का व्यापार करने से वंचित किया जाता है, उसको रोका जाता है, तो उस सीमा तक व्यर्थ होगा। यानी उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति को इच्छानुसार व नियमानुसार किसी भी समय किसी भी स्थान पर कोई वैध व्यापार करने का अधिकार होता है। यदि कोई पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार के वैध व्यापार में रुकावट डालने का ठहराव करता है तो ऐसा ठहराव भारतीय अनुबंध अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया गया है। लेकिन यहाँ कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं। उन अपवाद स्वरूप स्थितियों में यदि आप किसी का व्यापार रोकते हैं तो एक वो वैलिड ठहराव या कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या अपवाद हैं? व्यापार की ख्याति बेचने, ऑन सेलिंग ऑफ गुड, 27 के अनुसार यदि कोई पक्षकार जो अपने व्यापार को खरीदता है वह ख्याति को बेचने वाले पक्षकार से ये अनुबंध कर सकता है कि बेचने वाला पक्षकार निश्चित सीमा या क्षेत्र में कोई कॉम्पिटिटिव ट्रेड नहीं करेगा। सेकेंड वन, साझेदारों द्वारा प्रतिबंध। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 के अनुसार यदि कोई साझेदार आपस में ये अनुबंध कर लेते हैं कि साझेदारी फर्म जब तक काम करेगी उस फर्म के सभी समस्त साझेदार अन्यत्र कोई व्यापार नहीं करेंगे, तो इस तरीके का व्यापार यदि रोका जाता है या ठहराव किया जाता है व्यापार को करने रोकने का, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इसी तरीके से यदि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 36(2) के अनुसार यदि कोई अलग होने वाला साझेदार पार्टनरशिप से अलग हो रहा है तो उस समय ठहराव किया जा सकता है कि वो अलग होने वाला साझेदार उस फर्म के समतुल्य कोई ऐसा प्रतिस्पर्धी के रूप में कोई बिजनेस नहीं कर सकेगा। तो वो होता है, वो भी व्यापार को रोकने का ठहराव है, लेकिन वो यहाँ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इसके अलावा साझेदारी फर्म के समापन की दशा में यदि साझेदारी भंग या होने या समापन होने की संभावना है तो इस स्थिति में समस्त साझेदार मिलकर यह ठहराव कर सकते हैं कि कुछ निश्चित समय के लिए कुछ निश्चित सीमाओं के तहत समस्त साझेदार उस फर्म से मिलता जुलता कोई व्यापार नहीं करेंगे। इसके नेक्स्ट एजेंट को अन्य के साथ व्यापार न करने देने के ठहराव या एजेंसी के ठहराव द्वारा रोक लगा सकती है। फॉर सपोज ए नियोक्ता है और बी यहाँ एजेंट है, तो ए अपने बिजनेस के लिए यदि एजेंसी स्थापित करता है और बी के साथ वो कांटेक्ट करता है कि आप जब तक मेरे यहाँ काम करेंगे एजेंट्स के रूप में उस समय तक या उस अवधि तक कोई भी आप अन्यत्र व्यापार नहीं करेंगे, तो ये भी एक तरीके से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में काउंट होगा। इस तरीके से नेक्स्ट है जनहित के लिए ठहराव, एग्रीमेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट के द्वारा यदि कुछ ऐसे ठहराव किए जाते हैं या ऐप और जिनके तहत कुछ व्यापारिक एक्टिविटीज़ या प्रतिबंधों व्यापारिक एक्टिविटीज़ या व्यापार में रुकावट डालने वाले कुछ ऐसे ठहराव किए जाते हैं जो पब्लिक के हित के लिए इंस्टेंट ज़रूरी होते हैं, वो ठहराव भी वैलिड ठहराव माने जाएंगे। नेक्स्ट वन, एग्रीमेंट इन रेसिस्टेंट ऑफ ट्रेड
यानी एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 28। सामान्य रूप से यह नियम है कि कोई भी व्यक्ति या पक्षकार विधि विधान के अंतर्गत अपना कोई भी कार्य कर सकता है, अतः न्याय को प्राप्त करना व यदि कोई अधिकार है तो उसे राजनियम द्वारा प्रवर्तित कराना उसका संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। अतः ऐसे ठहराव जो उपरोक्त को निष्पादित करने या प्रवर्तित करने के संबंध में एनफोर्सिबिलिटी को रोकते हैं, वो एक्सप्रेसली व्यर्थ घोषित ठहराव कहलाते हैं। नेक्स्ट वन, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, यानी अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव विधि की दृष्टि से या लॉ के अकॉर्डिंग अनुबंध के निर्माण के लिए एक सर्टेनिटी निश्चितता का एक व्यापक इम्पोर्टेंस है। अतः अनुबंध उचित तथा निश्चित प्रतिफल के लिए होने चाहिए। अतः ऐसे ठहराव जिनमें निश्चितता नहीं होती है, ऐसे ठहराव को व्यर्थ माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्या एंड कंपनी ने चांद एंड कंपनी को 500 टन तेल बेचने का ठहराव किया। इस ठहराव से यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार तेल या ब्रांड का तेल बेचने का ठहराव किया गया है, अतः यह ठहराव अनिश्चितता के कारण व्यर्थ माना जाएगा। नेक्स्ट वन, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर या वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी बाजी के ठहराव। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 13 के अनुसार बाजी के ठहराव सामान्यतः एज यूजुअली वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, यानी बाजी के ठहराव की प्रकृति ऐसी होती है जिसमें ठहराव के एक पक्षकार को लाभ या जीत व दूसरे पक्षकार को हानि या हार होती है। इस दृष्टि से प्रकृति व वैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत ऐसे ठहराव समाज हित में नहीं माने जाते हैं, अतः ऐसे समस्त ठहराव व्यर्थ माने जाते हैं। बाजी के ठहराव की यदि लक्षण या विशेषताएं की बात करें, ठहराव किसी विशिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने अथवा घटित न होने पर आधारित होते हैं, बेस्ड होते हैं। ठहराव धन या धन का मूल्य चुकाने के संबंध में होना चाहिए। पक्षकार को घटना के संबंध में पूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए। एक पक्षकार को लाभ व दूसरे पक्षकार को हानि होनी चाहिए। ठहराव में किसी घटना के घटने की शर्त कंडीशंस होनी चाहिए। घटनाओं का घटित होना पक्षकारों के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। यदि किसी ठहराव में उक्त विशेषताएं मिलती हैं तो वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं जिनकी नेचर वेजरिंग ठहराव या उसकी विशेषताएं जिनमें समाहित होती हैं। कुछ ठहराव ऐसे होते हैं, नेचर ऑफ उनका जो ठहराव का नेचर है वो वेजरिंग की तरह ही होते हैं, बाजी के ठहराव की तरह होते हैं, लेकिन उन्हें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में नहीं माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, घुड़दौड़ के ठहराव। घुड़दौड़ के ठहराव को वैसे तो बाजी का ठहराव माना जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। यदि घुड़दौड़ के विजेता को 500 अथवा इससे अबव रिवार्ड देने का ठहराव किया गया है तो ऐसे ठहराव को वैधानिक ठहराव माना जाएगा। सेकेंड वन, चिट फंड कंपनियां। ऐसी व्यवस्था जिसमें एक निश्चित अवधि के पश्चात जमा कराने वाले सदस्यों को वे धनराशि वापस लौटाई जाती है, अतः चिट फंड के ठहराव बाजी के ठहराव की श्रेणी में नहीं आते हैं। थर्ड वन, लॉटरी। लॉटरी वैसे तो वर्तमान समय में स्टेट को बैन है, लेकिन इससे पूर्व में कुछ राज्य सरकार द्वारा लॉटरी इशू की जाती थी या लॉटरी सेल की जाती, तो उस समय एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में उसे शामिल किया गया। लेकिन राज्य सरकार द्वारा निर्गमित लॉटरी इस धारा के अंतर्गत नहीं मानी जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार का
लॉटरी का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण या किसी विशेष लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए फंड्स कलेक्शन होते हैं, तो उस स्थिति में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इसके अलावा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरीके से बाजी के ठहराव की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि बीमा के अनुबंध में बीमाकर्ता को एक निश्चित धनराशि अथवा प्रीमियम का भुगतान करके एक निश्चित अवधि एवं धनराशि तक क्षति होने पर क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा व्यापारिक कुछ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शंस ऑफ बूम एंड डिप्रेशन, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारे तेजी और मंदी के जो सौदे होते हैं, फ्यूचर जो सौदे होते हैं भविष्य के लिए किया जाते हैं, वर्तमान में किए जाते हैं, तो वो भी एक तरीके से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके अलावा क्रॉसवर्ड कॉम्पिटिशन्स हैं। इसका ये लॉजिक है कि इसका उद्देश्य समाज में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना है, बौद्धिक विकास करना है, अतः इन्हें कानूनों ने बाजी के ठहराव की श्रेणी में नहीं माना गया। लगता है ऐसा है, लेकिन बट है नहीं। इसके अलावा नेक्स्ट वन एग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स, असंभव भावी घटना पर आधारित, यानी कि कुछ ऐसे इवेंट्स हैं या कुछ ऐसे पहलू हैं जो कभी भी जिनका घटना संभव नहीं है, और उन इवेंट्स को लेकर यदि कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वो ठहराव एक्सप्रेसली वॉइड ठहराव माना जाता है, यानी ऐसी घटना संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अनिल एवं सरिता यह ठहराव करते हैं कि यदि अनिल 2 समांतर रेखाओं को आपस में मिला दे तो सरिता अनिल को 5100 रुपये देगी। अतः यह ठहराव असंभव भावी घटना पर आधारित है, और ऐसे ठहराव वाइड ठहराव की श्रेणी में आते हैं। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, असंभव कार्य को करने के ठहराव अंडर सेक्शन 56 में स्पष्ट रूप से डिक्लेयर्ड किया गया है कि जो असंभव कार्य करने के संबंध में होते हैं पूर्ण रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव की श्रेणी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुनील व दिनेश 1000 टन कपास खरीदने बेचने का सौदा करते हैं। सुनील दिनेश को माल की सुपुर्दगी 20 अप्रैल को देने का अनुबंध करता है। 18 अप्रैल को सुनील के रुई के गोदाम में आग लग जाती है और सारा माल नष्ट हो जाता है, सब्जेक्ट मैटर डैमेज हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अनुबंध व्यर्थ माना जाएगा। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।